एक हफ्ते बाद अबिका और अनबय का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में अबिका ने अपने घर पर ही पार्टी रखी थी और अनबय भी अपने असिस्टेंट के साथ आने वाला था। अबिका और शाश्वत पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे। अब मिष्टी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो वो भी पूरे घर में अबिका के पीछे लगी हुई थी। मिष्टी, मम्मा मिष्टी के साथ खेलो ना, मिष्टी के साथ कोई नहीं खेल रहा, कहते हुए मिष्टी थोड़ी रुआंसी हो गई। अबिका ने जब मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनी तो झट से उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली, कोई बात नहीं मिष्टी, मम्मा है ना मिष्टी की मम्मा, मिष्टी के साथ जरूर खेलेगी। अबिका की बात सुनकर मिष्टी अपना रोना भूल गई और एकटक अबिका को देखने लगी। मिष्टी को ऐसे देखकर अबिका मुस्कुरा उठी और बोली, क्या हुआ बेबी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिष्टी, सच्ची आप मिष्टी के साथ खेलोगी? अबिका, हाँ बिल्कुल खेलूंगी। अबिका की बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुश होकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाने लगी। अबिका ने शाश्वत को पार्टी की तैयारी देखने को बोलकर मिष्टी को लेकर मिष्टी के रूम में चली गई। शाश्वत पार्टी की तैयारियों में ध्यान देने लगा। अबिका मिष्टी को लेकर रूम में आई और उसके साथ खेलने लगी क्योंकि बाहर पार्टी की तैयारी हो रही थी। कुछ देर बाद मिष्टी थक कर सो गई तो अबिका ने उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर कंबल उड़ाया और उसके माथे पर किस करके वहां से नीचे आकर शाश्वत के साथ बाकी तैयारियां देखने लगी। शाम के 7 बज रहे थे। अनबय अपने ऑफिस से आया और सीधे अपने रूम में जाकर पार्टी के लिए तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद अनबय तैयार होकर आया। ब्लैक 3 पीस सूट में अनबय बहुत हैंडसम लग रहा था। अनबय ने अपने असिस्टेंट जो पार्टी के लिए तैयार होकर हॉल में आकर बैठा उसका इंतजार कर रहा था को इशारे से चलने को कहा और आगे बढ़ गया और जाकर सीधा अपनी कार में ड्राइविंग सीट के बगल में आकर बैठ गया। उसका असिस्टेंट पीछे से लगभग भागता हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनबय की गाड़ी AR मेंशन के सामने आकर रुकी और उसके ठीक पीछे अनबय के गार्ड्स दूसरी कार में आकर रुके। उनमें से एक गार्ड उतर कर आया और अनबय की कार का दरवाजा खोल दिया। अनबय कार से बाहर निकला और अपने ब्लेजर के बटन बंद करता हुआ आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी गिरते पड़ते उसके पीछे पीछे बढ़ गया और जाते जाते कार की चाबी उस गार्ड की तरफ उछालकर अंदर चला गया जहां अनबय पहुंच चुका था और उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। अबिका अपने रूम में रेडी हो रही थी तभी आरुषि दंदनाते हुए उसके कमरे में घुस गई और जाकर अबिका के बेड पर पेट के बल लेट गई और अबिका के फ्री होने का वेट करने लगी। अबिका ने आज एक ब्लैक कलर की पार्टी वियर साड़ी पहनी थी जो उसके ऊपर बहुत खिल रही थी। अबिका ने एक हाथ में साड़ी से मैचिंग बैंगल्स और एक हाथ में सिल्वर कलर का फ्लावर डिजाइन का ब्रेसलेट पहना था। आंखों में काजल, आईलाइनर लगाया हुआ था, होठों पर डार्क मैरून लिपस्टिक लगाया हुआ था और बालों को खुला छोड़ दिया। अबिका उठकर आरुषि के पास आई और बोली, अरु तुम अब तक तैयार नहीं हुई, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। आरुषि मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ड्रेस पहनूं, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। आरुषि की बातें सुनकर और उसका मासूम चेहरा देखकर अबिका के चेहरे पर भी वही हमेशा वाली प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आरुषि को लेकर उसके रूम में आई। उसके कबर्ड में से एक कपड़े का पैकेट निकालकर आरुषि को दे दिया। आरुषि ने उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें एक लाइट पिंक कलर का बॉल गाउन था जो आरुषि को बहुत पसंद आया। आरुषि वो ड्रेस लेकर तुरंत बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर में पहनकर वापस आई। अबिका आरुषि का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग के सामने बैठाकर अपने हाथों से तैयार करने लगी। थोड़ी देर में आरुषि भी तैयार हो गई। वो आज बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। अबिका ने अपनी आंखों से काजल निकालकर आरुषि के कान के पीछे लगा दिया और बोली, मेरी अरु तो आज बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। अबिका की बात सुनकर आरुषि खुश होकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर किसी छोटे बच्चे के जैसे लिपट गई। उसकी इस हरकत पर अबिका हंस पड़ी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में बहुत सारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स आए हुए थे। अबिका आरुषि के साथ उसके रूम से निकलकर मिष्टी को देखने गई तो देखा मिष्टी अभी भी सो रही थी। अबिका ने मिष्टी को जगाया और उसे भी एक प्यारी सी बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनाकर उसे भी तैयार कर दिया और उसके बालों में छोटे छोटे बेबी क्लिप्स लगा दिया। मिष्टी भी बिल्कुल डॉल लग रही थी। अबिका ने एक हाथ से मिष्टी का हाथ पकड़ा
और एक हाथ से आरुषि का हाथ पकड़ नीचे पार्टी हॉल की तरफ चली गई। शाश्वत पहले ही तैयार होकर पार्टी में जा चुका था और पार्टी को मैनेज कर रहा था। शाश्वत किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी सभी लाइट्स डिम हो गईं और एक फोकस लाइट ऊपर सीढ़ियों के ठीक ऊपर जाकर पड़ी, जहां अबिका आरुषि और मिष्टी का हाथ थामे चली आ रही थी। शाश्वत ने अबिका की ओर देखा तो देखता ही रह गया। यूं तो वो कई बार अबिका को पार्टी वगैरह में देख चुका था और उसके साथ भी जा चुका था, मगर अबिका को उसने भी साड़ी वाले लुक में पहली बार देखा था और उसे देखता ही रह गया। अबिका ने देखा तो शाश्वत बिना पलके झपकाए लगातार उसे ही देखे जा रहा था। ये देखकर उसके गालों पर एक प्यारी और थोड़ी शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसे शाश्वत का यूं उसे देखने पर उसे खुशी भी हो रही थी और शर्म भी आ रही थी, मगर ये पार्टी उसी ने रखी थी और बहुत सारे क्लाइंट्स भी आए थे, तो उसने अपने शर्म को परे रखकर शाश्वत के पास चली गई और जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। मगर शाश्वत तो उसे अभी भी देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे अबिका के अपने पास आने की खबर नहीं हुई। शाश्वत को होश तब आया जब उसके कानों में छोटी सी मिष्टी की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी पैंट नीचे से अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़कर उसे बुला रही थी। शाश्वत को मिष्टी के हिलाने से होश आया तो वो अबिका को अपने सामने देखकर सकपका गया, जो उसे ऐसे देखकर हंस रही थी। शाश्वत ने अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान मिष्टी और आरुषि की तरफ कर लिया और मिष्टी को अपनी गोद में उठाकर कहा, मिष्टी आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। शाश्वत की बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तब आरुषि ने शाश्वत का ध्यान अपनी तरफ खींचा और मैं कैसी लग रही हूँ बड़ी। आरुषि की बात सुनकर शाश्वत की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने आरुषि के सर पर प्यार से हाथ फिराकर कहा कि वो भी बहुत सुंदर लग रही है। शाश्वत की बात सुनकर आरुषि भी खुश हो गई और अपने स्कूल फ्रेंड्स के पास चली गई, जो अपने अपने पापा के साथ पार्टी में आई हुई थी, क्योंकि उन सबके पापा भी अबिका के बिजनेस क्लाइंट्स थे। इधर शाश्वत मिष्टी को गोद में लिए अबिका के साथ खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अबिका को साड़ी में देखकर शाश्वत की बोलती बंद हो गई थी। अबिका ने जब शाश्वत को कुछ बोलते नहीं देखा तो कहा, चलो अपने क्लाइंट से मिल लिया जाए। शाश्वत को अबिका की बात सही लगी तो वो मिष्टी को गोद में लिए अबिका के साथ यहाँ आए हुए क्लाइंट से जाकर बात करने लगा। अनबे अभी तक पार्टी में नहीं आया था। थोड़ी देर बाद अबिका के घर के बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं और अनबे अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में से निकलकर सीधा पार्टी हॉल की तरफ चल दिया। बाकी गाड़ियों में अनबे के गार्ड्स थे, जो कार के पास ही आकर खड़े हो गए। अनबे जब अंदर आया तो सभी की नजरें उसकी तरफ चली गईं और मीडिया ने उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अबिका और शाश्वत ने जब अनबे को देखा तो सभी को एक्सक्यूज मी बोलकर अनबे की तरफ बढ़ गए। अबिका और शाश्वत ने अनबे के पास पहुंचकर उसका वेलकम किया और अंदर जहां पार्टी हो रही थी वहां ले गए और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें करने लगे और उन सब का अनबे से इंट्रोडक्शन करवाने लगे। अनबे का बिजनेस और नाम देश दुनिया में फैला हुआ था। उसके साथ काम करने से ही कईयों की कंपनी के शेयर्स रातों रात ऊंचाई पर पहुंच जाते थे, इसलिए हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। अनबे ने भी कुछ देर उन लोगों से बात की और अबिका और शाश्वत ने अनबे को उसके लिए रिजर्व टेबल के पास ले गए और उसके साथ वहीं बैठकर आगे के प्रोजेक्ट्स पर जो वो लोग साथ में करने वाले थे उसके बारे में थोड़ी बात की। तब तक गाने की धुन पर कुछ कपल्स डांस करने लगे जो इस पार्टी में आए हुए थे। अबिका डांस फ्लोर पर डांस कर रहे कपल्स को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसका भी मन था कि वो शाश्वत के साथ डांस करे, लेकिन शाश्वत कहीं नाराज ना हो जाए, ये सोचकर वो चुप रही और डांस देखती रही। तभी अचानक उसके सामने एक हाथ आया और उसके कानों में एक आवाज आई, कैन आई डांस विद यू प्लीज। अबिका ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो वहां अपना हाथ उसके आगे बढ़ाए शाश्वत खड़ा था। उसे शाश्वत को इस तरह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शाश्वत ने उसे खुद से डांस के लिए पूछा। यूं तो वो और शाश्वत बहुत सी पार्टीज में साथ गए थे, मगर शाश्वत ने कभी उसे डांस के लिए नहीं पूछा और अगर अबिका ने उसे पूछा तो वो उसे बहुत ही पोलाइटली मना कर देता था। अबिका हैरान परेशान सी कभी शाश्वत को
तो कभी उसकी तरफ बढ़ाए उसके हाथ को देख रही थी। अबिका की इस तरह हैरान परेशान होते शाश्वत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दोबारा अबिका से डांस के लिए पूछा। अबिका उसके दोबारा पूछने से होश में आई और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने झट से अपना हाथ शाश्वत के हाथ में रखकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो उसके छोड़ते ही शाश्वत वहां से गायब हो जाएगा। शाश्वत अनबय को एक्सक्यूज मी बोलकर अबिका का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और एक हाथ अपने कंधे पर रख दिया और अपने एक हाथ को अबिका की कमर पर रख दिया। हालांकि वो ऐसा करते हुए थोड़ा झिझक रहा था। अबिका ने जब ये देखा तो अपना हाथ उसके शोल्डर पर से हटाकर अपनी कमर से बस हल्का सा छुए शाश्वत के हाथ को पकड़कर अच्छे से अपनी कमर पर रख दिया और दोबारा अपना हाथ उसके शोल्डर पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही शाश्वत सीधा अबिका की आंखों में देखने लगा, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। अबिका भी शाश्वत की आंखों में एकटक बिना पलके झपकाए देखती रही, जहां शाश्वत को अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आया। ये देखकर शाश्वत का दिल जोर से धड़क उठा और उसकी पकड़ अबिका की कमर पर कस गई, जिसे महसूस करते ही अबिका के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो गई और वो उसके साथ हौले हौले डांस करने लगी। बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा था। अनबय अपनी चेयर पर बैठा हुआ फोन में कुछ कर रहा था। उसे ये शोर शराबा पसंद नहीं आ रहा था, तो वो अपना फोन पैंट की पॉकेट में रखकर इधर उधर देखता है तो उसे बाहर गार्डन की तरफ खाली और शांत जगह दिखाई देती है, तो वो उसी तरफ चला जाता है। अनबय वहां आकर एक साइड पड़ी खाली बेंच पर बैठकर अपनी पीठ पीछे टिका लेता है और सर ऊपर की तरफ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों तरफ अपने हाथ फैला देता है। अभी थोड़ी देर हुई थी कि तभी अनबय के कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज पड़ी। वो आवाज इतनी प्यारी और मीठी थी कि अनबय का ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था। अनबय ने अपनी आंखें खोलकर जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा तो देखता ही रह गया। उसके सामने आरुषि अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी और किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उस वक्त आरुषि बच्चों के जैसे मासूम भी लग रही थी और खूबसूरत भी लग रही थी। अनबय आरुषि की मुस्कुराहट में खोकर जाने कब तक उसे देखता रहा। उसे होश तब आया जब शाश्वत उसे ढूंढते हुए वहां आया। शाश्वत को अपने सामने देखकर अनबय एक पल को हड़बड़ा गया, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। शाश्वत ने अनबय के पास जाकर कहा, मिस्टर अनबय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अनबय ने शांत भाव से कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर थोड़ा सफोकेशन हो रहा था इसलिए मैं इधर आ गया। शाश्वत अनबय की बात सुनकर परेशान हो गया और बोला, आप ठीक हैं या फिर मैं डॉक्टर को कॉल करूं? शाश्वत की बात सुनकर अनबय ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, डॉक्टर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं। अनबय की बात सुनकर शाश्वत, हाँ क्यों नहीं। शाश्वत के साथ अनबय अंदर की तरफ बढ़ गया, मगर जाते जाते पीछे पलटकर एक बार आरुषि को देखता है। आरुषि को हंसता हुआ देखकर अनबय भी मुस्कुरा उठा और पलटकर अंदर चला गया। शाश्वत को देखकर मिष्टी उसकी तरफ दौड़ पड़ी और अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगी, मगर तब तक अनबय ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। मिष्टी गिरने की वजह से डर गई और अनबय से चिपक गई। उसे डरा हुआ देखकर अनबय ने उसे अपने सामने करके कहा, हे डॉल, आप डरो नहीं, आप गिरी नहीं हो। अनबय की बात सुनकर मिष्टी अपने सामने एक अनजान आदमी को देखती है जो बहुत हैंडसम था। वो उसे अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। ये देखकर अनबय मुस्कुरा दिया और कहा, वैसे आपका नाम क्या है? मिष्टी। मिष्टी, आप बहुत हैंडसम हो अंकल। मिष्टी की बात सुनकर अनबय की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी मिष्टी दोबारा बोली, मगर आप मिष्टी के पापा से कम हैंडसम हो, क्योंकि मिष्टी के पापा सबसे ज़्यादा हैंडसम हैं। अनबय मिष्टी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर हंसने लगा और मिष्टी दोबारा उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया अनबय हंस क्यों रहा है। अनबय ने मिष्टी को ऐसे देखकर हंसना बंद कर दिया और प्यार से बोला, वैसे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आपके सबसे ज़्यादा हैंडसम पापा कहाँ हैं? तब तक शाश्वत, जिसे किसी ने रोक लिया था, वो मिष्टी को गिरता देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वहां आ जाता है। मिष्टी शाश्वत को देखकर खुश हो गई और अनबय से कहती है, देखो हैंडसम अंकल, मिष्टी के पापा आ गए। मिष्टी की बात सुनकर अनबय ने पीछे पलटकर देखा
तो सामने से शाश्वत घबराया हुआ आ रहा था। शाश्वत ने वहां आकर मिष्टी को अपनी गोद में ले लिया और पूछा, मिष्टी आप ठीक तो हो बच्चा, आपको कहीं लगी तो नहीं? शाश्वत की बात सुनकर मिष्टी चहकती हुई आवाज में बोली, नो पापा, मिष्टी ठीक है। अंकल ने मिष्टी को गिरने से बचा लिया। मिष्टी की बात सुनकर शाश्वत ने अपनी बगल में देखा तो वहां अनवय अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले खड़ा था और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। शाश्वत ने अपने सामने अनवय को देखा जो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। शाश्वत ने अनवय को थैंक यू कहा तो अनवय ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। अनवय अपनी गोद में मिष्टी को लिए अनवय के साथ अबिका के पास चला गया जो रागिनी से बात कर रही थी। धीरे धीरे सभी लोग जा रहे थे। अनवय ने भी जाने के लिए कहा तो अबिका और शाश्वत उसे बाहर तक सी ऑफ करने आए। जाने से पहले अनवय ने चारों ओर देखा कि आरुषि नजर आ जाए। शाश्वत भी आरुषि को ही ढूंढ रहा था, वो उसे कब से नजर नहीं आई थी। शाश्वत ने अबिका से कहा, अबिका आरू कहाँ है? नजर नहीं आ रही कब से। अबिका ने पार्टी में बिजी होने की वजह से इस ओर ध्यान नहीं दिया, मगर अब उसे भी आरुषि की फिक्र हो रही थी। मगर उसने खुद को तसल्ली दी और बोली, हो सकता है अरू अपने रूम में जाकर सो गई हो, मैं तब तक देख कर आती हूँ, तब तक तुम यहाँ देख लो। शाश्वत यहाँ बाहर देखने लगा। अनवय जो अपने घर जाने के लिए अपनी कार में बैठने ही जा रहा था, जैसे ही उसके कानों में आरुषि का नाम पड़ा वो चौंक गया। अनवय तुरंत शाश्वत के पास गया और बोला, क्या हुआ शाश्वत, कोई परेशानी है? मैंने अभी आपके मुंह से आरुषि का नाम सुना। शाश्वत आरुषि को लेकर परेशान था तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि अनवय आरुषि को कैसे जानता है। वो अनवय से परेशानी भरी आवाज में बोला, आरुषि काफी देर से दिखी नहीं तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। शाश्वत की बात सुनकर अनवय भी परेशान हो गया, मगर उसने खुद को तसल्ली दी और बोला, आप फिक्र मत करिए, आरुषि यहीं कहीं होगी या फिर अपने रूम में चली गई होगी और आप दोनों को पता नहीं चला होगा। आइए हम दोनों मिलकर यहाँ आसपास देख लेते हैं। शाश्वत को अनवय की बात ठीक लगी तो गार्ड्स और अनवय के साथ आसपास देखने लगा। उधर अबिका जब आरुषि के रूम में पहुंची तो आरुषि वहां भी नहीं थी। अबिका ने सोचा शायद बाथरूम में होगी तो वो बाथरूम के बाहर से आवाज लगाती है, अरु क्या तुम अंदर हो बच्चा? मगर बाथरूम में भी कोई आवाज नहीं आई। उसने बाथरूम के दरवाजे को हल्के से हाथ से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। आरुषि बाथरूम में भी नहीं थी। अबिका मिष्टी के रूम में गई, क्या पता आरुषि मिष्टी के साथ ही सो गई हो, मगर आरुषि वहां भी नहीं थी। अब अबिका को भी घबराहट होने लगी। अबिका ने नौकरों के साथ पूरे घर में देख लिया, मगर आरुषि पूरे घर में कहीं नहीं थी। अबिका की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। अबिका तुरंत बाहर की तरफ भागी और शाश्वत के पास जाकर घबराई हुई आवाज में बोली, शाश्वत, आरुषि अपने कमरे में नहीं है, वो पूरे घर में कहीं नहीं है, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ गई। शाश्वत ने अबिका को घबराया हुआ देखा तो उसे अपने गले से लगाकर उसे समझाने लगा, आरुषि को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगी। तुम्हें तो पता है ना, आरुषि को जब नींद आती है तो वो कहीं भी सो जाती है, क्या पता वो यहीं कहीं बाहर ही सो गई हो। शाश्वत अबिका को समझा रहा था और इधर अबिका की बात सुनकर अनवय परेशान हो गया। वो अपने चेहरे पर अपने हाथ रखकर अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अनवय ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी नज़र घर के बाहर गार्डन की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। ये देखकर अनवय के दिमाग की बत्ती जल गई और उसने शाश्वत से कहा, शाश्वत, आपके घर में हर जगह सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं ना? अनवय की बात सुनकर शाश्वत ने अबिका को खुद से अलग किया और वो समझ गया कि अनवय क्या कहना चाहता है। शाश्वत बोला, हाँ, अगर आरुषि घर से बाहर गई है या घर पर ही कहीं है तो सिक्योरिटी कैमरे में जरूर आई होगी। शाश्वत अबिका की तरफ देखता है तो वो उन दोनों को लेकर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में गई और वहां जाकर सिक्योरिटी हेड से आज की पार्टी की और घर के अंदर और बाहर हर जगह की फुटेज दिखाने को कहा। टेक्निकल सिक्योरिटी हेड ने आज के सभी फुटेज ऑन की और अबिका, शाश्वत और अनवय ध्यान से उस फुटेज को देखने लगे। आरुषि पार्टी के समय घर में ही मौजूद थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड्स को उनके पेरेंट्स बुलाने लगे तो सब आरुषि को बाय बोलकर अपने घर चली गईं। उस वक्त आरुषि गार्डन में अकेली खड़ी थी। अपनी फ्रेंड्स के जाने के बाद आरुषि घर के अंदर जाने लगी, तभी उसके पीछे से अचानक एक काला साया नजर आया। उसके हाथ में कुछ रूमाल जैसा था। आरुषि का ध्यान पीछे नहीं था।
और उस साये ने आरुषि को पीछे से पकड़कर उसके मुंह को रुमाल से दबा दिया। आरुषि अचानक हुए हमले से छटपटा उठी और छूटने की कोशिश करने लगी, मगर थोड़ी देर बाद आरुषि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर उस साये की बाहों में झूल गई। वो साया आरुषि को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। ये सब देखकर शाश्वत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और अबिका ये सब देखकर रोने लगी। उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया, मगर कोई और भी था जो ये सब देखकर गुस्से से कांप रहा था, और वो था अनबय। अनबय वहां से तुरंत अपने फ़ोन से कमिश्नर को कॉल करता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनकर शाश्वत और अबिका का ध्यान उस तरफ गया और अबिका भी अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती हुई बाहर की तरफ गई और शाश्वत भी उसके पीछे गया। अनबय बाहर आकर कमिश्नर से बात कर रहा था। कमिश्नर साहब, मैं डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ, जिसके बारे में आपको बहुत जल्द से जल्द पता लगाना होगा, कहकर कॉल कट कर देता है और आरुषि की सारी डिटेल्स और उसकी फ़ोटो जो उसने आज ही चुपके से ले ली थी कमिश्नर को भेज दी। कमिश्नर ने आरुषि की फ़ोटो देखकर अपने ऑफिसर्स को तुरंत काम पर लगा दिया। अबिका ने किसी को कॉल लगाया, रिंग जाती रही और थोड़ी देर बाद उधर से कॉल उठा लिया गया, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद अबिका की गुस्से और बेबसी से भरी आवाज़ आती, आखिर आप हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? आरुषि तो अभी बच्ची है, कम से कम उसे तो छोड़ दिया होता। दूसरी तरफ से एक भारी और मर्दाना आवाज़ आती है, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी लौटा दो। मैं वादा करता हूँ आरुषि सही सलामत तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। आखिर आरुषि मेरी भी कुछ लगती है, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। आरुषि उस आदमी की आवाज़ सुनकर चिल्ला उठती है, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, इसे मेरे मम्मी पापा ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। अगर आरुषि को कुछ भी हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अबिका की आवाज़ सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और फ़ोन कट जाता है। अबिका के बगल में खड़ा शाश्वत अबिका की बात सुनकर समझ गया कि अबिका जानती है कि आरुषि को किडनैप करने वाला कौन है। शाश्वत अबिका से पूछना चाहता था वो कौन है, मगर तभी अनबय भी वहां आ गया और अबिका से बोला, अगर आप जानती हैं कि आरुषि को किसने किडनैप किया है तो आप हमें बता दीजिए। मैंने कमिश्नर को कॉल करके आरुषि के बारे में पता लगाने को कह दिया है, मगर हम यूं ही हाथ पर हाथ धर बैठे नहीं रह सकते। अगर आप बताएंगी तो हो सकता है हम आरुषि को जल्द से जल्द ढूंढ लें। अबिका अनबय की बात सुनकर वहां हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती है। शाश्वत भी उसके बगल में बैठ जाता है। अनबय उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गया और अबिका के बोलने का इंतजार करने लगा। अबिका ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। फ्लैशबैक, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा थे। मेरे पापा ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी और मम्मी भी उसमें पापा की हेल्प कर रही थी। मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे और दोनों ने अपनी पढ़ाई के बाद लव मैरिज की थी। मैं उस वक्त 4 साल की थी। मम्मी पापा ने अपनी मेहनत और लगन से उस कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया था। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मम्मी ने बताया कि मेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है। मैं और पापा बहुत खुश थे। उस वक्त मैं 8 साल की थी। मैं और पापा मम्मी का खूब ख्याल रखते थे। कुछ दिन बाद मम्मी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। मैंने उसका नाम आरुषि रखा। आरुषि के आने से हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई थी। पापा का बिजनेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। पापा ने उस वक्त आरुषि की वजह से मम्मी को ऑफिस से आराम दे दिया था। कुछ साल बीते, अब आरुषि 8 इयर्स और मैं 16 इयर्स की हो गई थी। पापा ने अपने कॉलेज के एक दोस्त की कंपनी से एक डील फाइनल की थी। वो डील बहुत बड़ी थी और वो एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट था जिसे पापा अपने दोस्त की कंपनी के साथ मिलकर कर रहे थे। पापा को अपने दोस्त पर बहुत भरोसा था, मगर उनका दोस्त इस भरोसे के लायक नहीं था। एक दिन पापा के दोस्त ने पापा को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए, ये बोलकर कि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अगले दिन संडे था तो पापा घर में मेरे और आरुषि के साथ खेल रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले हमारे घर में आए और पापा से कुछ बात करने लगे। वो लोग पापा से पता नहीं क्या बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद पापा उन पुलिस वालों के साथ चले गए।
मम्मी ये सब देखकर परेशान हो गईं। मम्मी ने पापा को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई और हम लोगों को संभालने लगीं, क्योंकि हम दोनों पापा के उन पुलिस वालों के साथ चले जाने से रो रहे थे। थोड़ी देर बाद मामा हमारे घर आए। मम्मी से बोले, तुम परेशान मत हो, बच्चों को संभाल, मैं अभी थोड़ी देर में विशाल को लेकर आऊँगा, और चले गए। मम्मी हम दोनों के साथ घर पर मामा और पापा का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेन दरवाजे की बेल बजी और मम्मी ने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने पापा मामा के साथ खड़े थे। मम्मी पापा को देखकर एकदम से उनके गले लग गईं और रोने लगीं। पापा ने भी मम्मी को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और उनका सर प्यार से सहलाते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनु, रोना बंद करो, और देखो रो रही हो तो ठीक है, मगर अपनी नाक मेरी शर्ट पर मत पोंछना। मम्मी पापा के मजाक करने पर रोते हुए भी हंस पड़ी और उनके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पापा बिल्कुल नहीं, और हंस पड़े। साथ में मम्मी और मामा भी हंस पड़े। मम्मी पापा और मामा को अंदर बैठने को बोलकर पानी लेने चली गईं और थोड़ी देर बाद पानी लेकर आईं। पापा और मामा को लेकर उनके साथ बैठ गईं और पूछने लगीं, आपको पुलिस क्यों ले गई थी। पापा ने एक नज़र मुझे और आरुषि को देखा, जो उनके दोनों ओर से लिपट कर बैठे हुए थे। पापा ने मेरे गाल पर प्यार से हाथ लगाकर कहा, बेटा आरू को लेकर अपने रूम में जाओ, मुझे आपकी मम्मी से ज़रूरी बात करनी है। मैं पापा की बात सुनकर आरुषि को अपने साथ लेकर रूम में आ गई, मगर मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मुझे कुछ समझ ना आए। मैंने आरुषि को खाना खिलाकर सुला दिया और रूम से बाहर आकर कुछ दूरी पर छुपकर पापा की बातें सुनने लगी। पापा मम्मी और मामा से बोल रहे थे, तुम दोनों को ऋषभ याद है। मम्मी, आपका बेस्ट फ्रेंड ऋषभ, जो आपके और भाई के साथ कॉलेज में था। पापा, हाँ वही ऋषभ, मैं उसके साथ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं उस पर कितना भरोसा करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। ये सब बोलते हुए पापा बहुत दुखी हो गए थे। पापा की बात सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और पूछा, क्या किया उसने। पापा गुस्से में बोले, उसने प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट्स मिला था उसका गबन कर लिया और डॉक्यूमेंट्स पर मेरे साइन करवाकर सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। मगर अश्वनी ने अच्छे से छानबीन करके पता लगाया तो पता चला जिस बेस पर ऋषभ ने मुझे फंसाया था वो मटेरियल्स हमारी कंपनी में बनती ही नहीं है। अश्वनी सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन गया और मेरी बेल करवाई, मगर अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। इतना बोलकर पापा मामा की तरफ मुड़े और बोले, एक और ऋषभ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और एक तरफ तू, जो हमेशा मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में मेरे साथ रहा। थैंक यू अश्वनी। अश्वनी मामा झूठी नाराजगी दिखाकर बोले, दोस्त भी कहता है और थैंक यू भी बोलता है। आज के बाद मुझे कभी थैंक यू बोला तो कान के नीचे एक पड़ेगी। मामा की बात सुनकर पापा हंस पड़े और कान पकड़कर बोले, अच्छा ले कान पकड़कर सॉरी, आज के बाद कभी तुझे थैंक यू नहीं बोलूँगा। और उनके गले लग गए तो मामा ने भी मुस्कुराकर उनकी पीठ थपथपा दी। मम्मी ने ये देखकर झूठी नाराजगी जताकर बोली, आप दोनों अपने चक्कर में हमेशा मुझे भूल जाते हो, और मुंह घुमा लिया। ये देखकर वो दोनों हंस पड़े और एक दूसरे को कुछ इशारा करते हुए उठे। मम्मी कनखियों से उन्हें देख रही थी कि उन दोनों ने अचानक से मम्मी को दोनों तरफ से उठा लिया और बोले, तुम तो हमारी जान हो, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। और मम्मी को गुदगुदी करने लगे और मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पापा को क्लीन चिट मिल गई और ऋषभ को दोषी पाया गया और उसे जेल हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता और इस बात को 1 साल हो गए। एक दिन मम्मी पापा घर पर अकेले थे और मैं और आरुषि मामा के साथ उनके घर गए हुए थे हॉलीडेज मनाने। हम दोनों मामा की बेटी रूही के साथ खेल रहे थे। उसी वक्त मामा के फ़ोन पर कॉल आया। उधर जो कहा गया उसे सुनकर मामा के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो रोने लगे। मामी ने जब उन्हें ऐसे रोते देखा तो वो घबरा गईं और मामा को संभालते हुए पूछने लगीं, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। मामी को देखकर मामा उनसे लिपट कर रो पड़े और बोले, अनु और विशाल। इतना बोलकर वो फिर रोने लगे। मामी ने जब सुना
तो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठी, मगर फिर मामा को संभालते हुए उन्होंने कहा हमें वहाँ चलना चाहिए और उन्हें उठाकर सोफे पर बिठा दिया और मुझे और आरुषि को बुलाकर मामा के साथ कार में बैठकर हमारे घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर जैसे ही मैं कार से बाहर निकली तो देखा कि घर में आग लगी हुई थी। पूरा घर धू धू कर जल रहा था। ये देखकर मैं घर की ओर भागने लगी, मगर मामी ने मुझे पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। आरुषि कार में बैठी हुई थी। मामा ने हम दोनों को उसके पास बैठने को कहा। खुद वहां खड़े हुए एक पुलिस वाले से बात करने लगे जिसने मामा को फोन किया था। मामा के पूछने पर वो बोला हम घर में गोली चलने की खबर मिलने पर यहाँ आए तो घर में आग लगी हुई थी, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, बचाव दल को भी बुलाया, मगर घर के अंदर हमें कोई नहीं मिला। पूरा घर खाली था। ये सुनकर मामा परेशान हो गए और वापस आकर कार में बैठ गए। मामी के पूछने पर उन्होंने उन्हें पूरी बात बता दी और मेरी तरफ देखा। मैं उनकी बात सुनकर आरुषि को गले लगाए रो रही थी। मामा ने कार अपने घर की तरफ बढ़ा दी और हम तीनों को घर पर छोड़कर खुद पुलिस स्टेशन चले गए। मामी हम दोनों को संभाल रही थीं और वो भी रो रही थीं। आखिर वो मम्मी की बचपन से बेस्ट फ्रेंड थीं। पुलिस ने मम्मी और पापा को बहुत खोजा, मगर उनका कोई पता नहीं चला, तो पुलिस ने केस बंद कर दिया। मगर मामा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी तरफ से मम्मी पापा को खोजना जारी रखा। मम्मी पापा का तो कोई पता नहीं चला, मगर एक दिन ऋषभ मामा के घर आया। उस वक्त मामा घर पर नहीं थे। मामी किचन में खाना बना रही थी और मैं आरुषि और रूही के साथ बाहर खेल रही थी। ऋषभ ने जब हमें देखा तो हमारे पास आकर मेरा नाम लिया और अपना नाम किसी अनजान आदमी के मुंह से सुनकर मैं चौंक गई और उसे देखने लगी। ये देखकर ऋषभ अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया और बोला तुम मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी मामी आवाज़ सुनकर वहाँ आई और ऋषभ को देखकर गुस्से में मुझे, रूही और आरुषि को अंदर जाने को कहा और ऋषभ से किसी बात पर बहस करने लगी और पता नहीं क्या हुआ। मामी ने ऋषभ को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ने से बौखलाए ऋषभ ने मामी पर गन तान दी। उसी वक्त मामा ऑफिस से आए और सामने का नज़ारा देखकर अपनी जगह पर जम गए। ऋषभ ने मामा को देखा और गोली चला दी और वहां से भाग गया। मामा चीखते हुए मामी को गोद में उठाए हॉस्पिटल भागे, मगर उनका बचना मुश्किल था। मामी हमें छोड़कर चली गईं, मगर मरने से पहले उन्होंने मामा को जो बताया उसे सुनकर मामा शॉक्ड रह गए। अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी करके मामा सीधे ऋषभ के घर गए और चिल्लाए ऋषभ बाहर निकल, कहाँ छुपा है? मेरी बीबी को मारकर और मेरी बहन और मेरे दोस्त को कहाँ छुपाया है तूने? ऋषभ अपने रूम से निकल कर आया और हॉल में रखे सोफे पर बैठकर सामने टेबल पर अपने दोनों पैर एक दूसरे पर रखकर किसी राजा महाराजा की तरह बैठ गया और अपनी भारी आवाज में बोला आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? कहीं अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल गए या फिर पुराना दोस्त याद आ गया? ये बोलकर वो कुटिलता से मुस्कुरा दिया। ये सुनकर अश्वनी ने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करते हुए कहा मैं यहाँ तेरी ये बकवास सुनने नहीं आया हूँ। सीधी तरह बता दे कि मेरी बहन और मेरे दोस्त को कहाँ छुपा कर रखा है तूने? उनकी बात सुनकर ऋषभ अपनी कुटिल मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला ये क्या बोल रहे हो तुम? भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? इतना बोलकर ऋषभ चुप हो गया, लेकिन उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान ये साफ बता रही थी कि वो जानता है कि अनु और विशाल कहाँ हैं। अश्वनी ये सुनकर अपना आपा खो बैठा और ऋषभ का गला पकड़कर उठा दिया और चिल्लाया सीधे तरीके से बता वो दोनों कहाँ हैं, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ के ऊपर अश्वनी की पकड़ का कुछ खास असर नहीं पड़ा और उसने एक झटके से अपने आप को छुड़ा लिया और अपने चेहरे की मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला अगर तुम्हें अनु और विशाल चाहिए तो विशाल की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें उन दोनों का पता बता दूंगा। अश्वनी समझ गया ऋषभ इतनी आसानी से विशाल और अनु को छोड़ने वाला नहीं है। वो वहां से वापस आ गया और अपने तरीके से विशाल और अनु का पता लगाने लगा, मगर उसने विशाल की प्रॉपर्टी ऋषभ को नहीं दी। विशाल और अनु ने अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल किया था। वो ऐसे ऋषभ से हार नहीं मानने वाला था, मगर ऋषभ आए दिन अश्वनी के घर आकर उसे विशाल और अनु की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए धमकाने लगा। जब अश्वनी ने उसकी बात नहीं मानी
तो ऋषभ ने अबिका को हर बात में परेशान करना शुरू कर दिया। अबिका ने बड़े होकर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर दिया और साथ ही अपने मामा के साथ अपने मम्मी पापा को खोजना जारी रखा, मगर आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया कि ऋषभ ने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है और अब उसने आरुषि को भी किडनैप करवा लिया। फ्लैशबैक एंड सारी बात बताकर अबिका ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया, जो अपने मम्मी पापा को याद करके उसकी आंखों में आ गए थे। उसने सामने देखा तो शाश्वत और अनबय की आंखें उसकी बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गई थी। अनबय अबिका की बात सुनने के बाद उठकर एक तरफ आकर कमिश्नर को सारी बात बताकर फोन काट देता है और शाश्वत के पास आता है, जो उसका वेट कर रहा था। शाश्वत अबिका को घर पर रहने को बोलकर अनबय के साथ आरुषि और अबिका के मम्मी पापा को खोजने निकल पड़ता है। अबिका को एकाएक मिष्टी का ख्याल आता है तो वो उसके रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम में आकर अबिका देखती है तो मिष्टी हमेशा की तरह अपने टेडी को गले से लगाए सो रही है। अबिका जाकर उसके सिरहाने बैठ जाती है और उसका सर सहलाने लगती है। मिष्टी कुनमुनाती है और अबिका की गोद में अपना सिर रखकर उसकी कमर के आसपास अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर आराम से सो जाती है। ये देखकर अबिका के चेहरे पर इतनी टेंशन में भी स्माइल आ जाती है। अबिका मन ही मन भगवान से प्रे करती है कि शाश्वत और अनबय आरुषि और उसके मम्मी पापा को जल्द से जल्द ढूंढ लें। आरुषि और अपने मम्मी पापा के बारे में सोचकर अबिका पूरी रात आंखों में ही निकाल देती है। सुबह के करीब 5 बजे उसकी नींद से बोझिल हुई आंखें बंद हो जाती हैं। इधर शाश्वत और अनबय कमिश्नर के भेजे हुए ऑफिसर्स और अपने गार्ड के साथ ऋषभ के फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि ऋषभ ने आरुषि और उसके मम्मी पापा को वहीं पर रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में शाश्वत की कार एक आलीशान फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है। कार में से एक साइड से शाश्वत निकलता है और दूसरी साइड से अनबय निकलता है। दोनों ही सधे हुए कदमों से धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे उनके गार्ड्स और पुलिस के आदमी भी अपनी अपनी गन हाथों में लिए उनके पीछे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा तो उन्हें 2 गार्ड्स उस फार्म हाउस की रखवाली कर रहे थे। शाश्वत और अनबय ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और अनबय और शाश्वत अचानक से उन गार्ड्स के सामने जाकर लड़ने लगे। उन दोनों गार्ड्स ने देखा तो जाकर उनके सामने खड़े हो गए और कठोर आवाज में उनमें से एक गार्ड ने पूछा, कौन हो बे तुम लोग और यहाँ सामने क्या तमाशा लगा रखे हो? शाश्वत ने उस गार्ड की बात सुनकर रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, अब तुमको क्या बताएं भैया, ये हमारा लंगोटिया यार पहले बड़ी बड़ी हाँका करता था कि हमारी दोस्ती के बीच कोनो नहीं आएगा, और 2 दिन पहले की आई लड़की के लिए हमसे लड़ रहा है। वो लड़की पता नहीं का पट्टी पड़ा दी है कि ये हमारा बचपन का दोस्त होके हम पर शक कर रहा है वो लड़की के कहने पर। और इतना कहकर शाश्वत तेज तेज झूठ मूठ कर रोने लगा। शाश्वत की ऐसी एक्टिंग देखकर तो एक पल को अनबय ये भी भूल गया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो अपना मुंह खोले शाश्वत को देखने लगा। तभी शाश्वत ने धीरे से उसकी वहाँ पर चुटकी काटी तो वो होश में आते हुए उसका साथ देने लगा। अरे हम कोनो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तूने दोस्त होकर हमारी ही मासूका पर लाइन मारी, तब कहाँ गई थी तुम्हारी दोस्ती? और ऐसे करके दोनों फिर से लड़ने लगे। उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर वो दोनों गार्ड्स परेशान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी शाश्वत ने अपने हाथों में एक रुमाल लिया और उधर अनबय ने भी अपने हाथों में एक रुमाल लिया और दोनों ने उन दोनों गार्ड्स का मुंह अचानक से दबोच लिया और वो रुमाल उनके नाक पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में वो दोनों गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों को साइड कर शाश्वत और अनबय फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ गए और इस बार उन्हें नहीं मालूम था कि अंदर कितने आदमी हो सकते हैं। उन्होंने गार्ड्स और पुलिस वालों को बाहर ही रोक दिया कि पहले अंदर जाकर हालात का जायजा ले लें, कहीं अचानक से पुलिस को देखकर वो लोग आरुषि और उसके मम्मी पापा को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। और अपनी सेफ्टी के लिए दोनों ने अपनी गन निकालकर अपने हाथ में ले ली और चौकन्ने होकर चारों ओर देखते हुए फार्म हाउस के अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा तो एक आदमी वहां हॉल में ही उनकी तरफ पीठ किए एक कुर्सी पर बैठा अपने हाथों में गन लिए नचा रहा था। उसके सामने ही 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत कुर्सी से बंधे हुए थे, मगर उन्हें आरुषि कहीं भी दिखाई नहीं दी। शाश्वत और अनबय आरुषि को जब वहां नहीं देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं।
दोनों इधर उधर देखते हैं। तभी अनबय को एक कमरा दिखाई देता है जिसके बाहर एक आदमी गन हाथ में पकड़े हुए उस रूम की रखवाली कर रहा है। अनबय ये देखकर समझ जाता है कि हो ना हो आरुषि उसी कमरे में है। अनबय शाश्वत को इशारे से उस रूम की तरफ देखने को बोलता है। शाश्वत जब उस रूम को देखता है तो समझ जाता है कि अनबय क्या कहना चाहता है। दोनों इशारों में ही एक दूसरे से कुछ बात करते हैं और अनबय उस हाल में बैठे हुए आदमी और उसके गुंडों से बचते बचाते उस रूम तक पहुंच जाता है और उस रूम की रखवाली कर रहे आदमी के पीछे से जाकर उसका मुंह दबोच लेता है और उसे बिना आवाज के उस रूम से कुछ दूर ले जाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है और अनबय उसे वहीं कोने में छुपाकर फिर से उस रूम के पास पहुंच जाता है और रूम को बिना आवाज किए धीरे से खोलकर दरवाजा दोबारा बंद कर देता है जिससे किसी का ध्यान उधर न जाए। दरवाजा बंद करके अनबय पीछे पलटता है। तभी अचानक कोई हवा के झोंके की तरह आकर उससे लिपट जाता है। अनबय जब अपना सिर नीचे करके देखता है तो वो आरुषि थी। आरुषि को देखकर अनबय भी उससे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी बंद आंखों से आंसू की एक बूंद बहकर उसके गालों पर आ जाती है। तभी उसे आरुषि के रोने की आवाज़ आती है तो वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। वो समझ जाता है कि इस वक्त आरुषि कितनी घबरा गई होगी। आखिर थी तो वो एक 16 साल की बच्ची ही ना। जब कुछ देर बाद भी आरुषि का रोना बंद नहीं होता तो अनबय उसे खुद से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसका चेहरा ऊपर करता है तो आरुषि का चेहरा देखकर उसका दिल भी तड़प उठता है। जिस आरुषि को उसने हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखा है उसकी आंखों में आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। किसी तरह खुद के इमोशंस को काबू कर अनबय अपने हाथों से आरुषि की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ देता है। अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे को साफ करता है और दोबारा उसे अपने गले से लगा लेता है। आरुषि अनबय की पीठ पर अपने हाथों से जकड़ लेती है। आरुषि की पकड़ महसूस कर अनबय समझ रहा था कि वो किस हद तक घबरा गई थी। उधर बाहर शाश्वत अपने सामने देख रहा था जहां वो आदमी अभी भी उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठा था। उसके हाथ में गन थी। उसने ठीक सामने आरुषि और अबिका के मम्मी पापा कुर्सी पर बंधे हुए थे और अपने सामने बैठे शख्स को गुस्से से घूर रहे थे। उनकी आंखों में गन देखकर भी कोई डर नहीं था मगर वो दोनों देखने में कमजोर लग रहे थे, मानो कितने दिनों से उन्हें खाने को न दिया गया हो। उन दोनों को इस तरह देखकर शाश्वत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उस आदमी को जान से मार देता मगर अभी आरुषि और उसके मम्मी पापा उसकी कैद में थे इसलिए वो पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। शाश्वत अभी अपनी नजरें सामने गड़ाए हुए था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाश्वत चौंक उठा। उसे लगा कि वो पकड़ा गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो एक पुलिस ऑफिसर था जो कि सिविल ड्रेस में था। शाश्वत ने जब पीछे पलटकर देखा तो एक करीब 25-26 साल का आदमी खड़ा था। उसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। जब उसने शाश्वत को खुद की तरफ देखता पाया तो बोला, मैं एसीपी शिवांश हूँ और आप मिस्टर अनबय हैं ना? नहीं, मैं शाश्वत ठाकुर हूँ, अबिका राठौर का पीए, जिनकी बहन और माँ बाप को हम यहाँ ढूंढते हुए आए हैं। अनबय अंदर उस रूम की तरफ गए। शाश्वत ने अनबय जिस रूम में गया था उस तरफ इशारा करके एसीपी शिवांश को बताया और फिर दोनों ही सामने देखने लगे जहां ऋषभ अबिका के पापा के ऊपर गन ताने खड़ा था और कुछ बोल रहा था। वो दोनों भी उसकी बातें सुनने लगे। ऋषभ अबिका के पापा से बोल रहा था, आखिर कब तक तुम दोनों यूं ही कैद होकर रहोगे? अब तो तुम्हारी जिंदगी भी ज्यादा नहीं बची है, तो क्यों ना उससे पहले मेरा भला कर दो। चलो अब एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह मेरी बात मानकर इन पेपर्स पर साइन कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को अभी इसी वक्त अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बनी हुई थी मगर उसकी बात सुनकर भी विशाल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी मजबूत आवाज में कहा, तू चाहे हमें मार दे तब भी हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। विशाल की बात सुनकर ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर वही कुछ देर पहले वाली कुटिल मुस्कान आ गई
और वैसे ही मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? अगर तुम मर गए तो इन पेपर्स पर साइन कौन करेगा? ऋषभ की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए। वो ऋषभ के चेहरे की मुस्कान देखकर समझ नहीं पा रहा था कि ऋषभ आखिर क्या करना चाहता है। तभी ऋषभ ने दोबारा अपना मुंह खोला, अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो अपनी बेटी आरुषि की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। विशाल ने ऋषभ की बात सुनी तो एक पल को परेशान हो गया, मगर फिर उसने ऋषभ की बात पर विश्वास ना करके बोला, तुम आरुषि का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते। विशाल की बात सुनकर ऋषभ हल्के से हंस दिया और बोला, मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। इतना बोलकर वो मुड़ा और उसने एक आदमी से बोला, उस लड़की को ले आओ। वो आदमी ऋषभ की बात सुनकर उसी रूम की तरफ चल दिया जहां इन लोगों ने आरुषि को रखा हुआ था, और थोड़ी देर बाद आरुषि के सर पर गन ताने हुए उसे लेकर ऋषभ के पास जाकर खड़ा हो गया। जिस आदमी ने आरुषि के ऊपर गन तानी हुई थी उसकी आंखें गुस्से से लाल पड़ी हुई थीं, मगर ऋषभ ने ध्यान नहीं दिया कि उस आदमी के चेहरे पर कैसे भाव हैं, क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था। और सिर्फ उसने ही नहीं, ऋषभ के सभी आदमियों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए ऋषभ को तो पता ही नहीं चला कि आरुषि के पास खड़ा इंसान उसका आदमी नहीं बल्कि कोई और है। वहीं शाश्वत और एसीपी शिवांश आरुषि को वहां देखकर और अनवय को वहां न देखकर परेशान हो जाते हैं। वहीं आरुषि को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर विशाल और अनु भावुक हो जाते हैं। आरुषि भी अपने सामने अपने मम्मी पापा को जिंदा देखकर रोने लगी, और जैसे ही उसने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाए कि तभी ऋषभ ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखकर आरुषि पर गन ताने खड़े आदमी की आंखों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, मगर ऋषभ को उसकी कोई खबर नहीं थी। विशाल ने जब आरुषि के सर पर गन देखी तो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा और चिल्लाया, ऋषभ छोड़ दे मेरी बेटी को, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विशाल को इस तरह से छटपटाते हुए देखकर ऋषभ को बहुत आनंद आ रहा था। वो बोला, देखो तो खुद यहाँ बंधा पड़ा है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। विशाल बहुत कोशिश के बाद भी कमजोर होने की वजह से खुद को छुड़ा नहीं पाया, तो आरुषि को इस हाल में देखकर और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू आ गए। एकाएक ऋषभ ने हंसना बंद कर दिया और विशाल के ऊपर दोबारा अपनी गन तान कर, मेरे पास तुम लोगों का ये ड्रामा देखने का टाइम नहीं है, जल्दी से इस पर साइन कर, वरना अभी के अभी तेरी बेटी को ऊपर पहुंचा दूंगा। विशाल ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी आंखों में आंसू बहाता रहा। ऋषभ ने अपने पास खड़े आदमी को इशारा किया तो उसने आरुषि के सिर पर रखी गन नीचे की और जाकर विशाल के हाथ पैर खोल दिए। विशाल ने एक बार अनु को देखा तो वो भी आरुषि को देखकर रो रही थी। अब उसने सामने टेबल पर देखा जहां उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स और एक पेन रखा हुआ था। उसने पेन लिया और पेपर्स को देखने लगा। ऋषभ को ये सब देखकर अब और भी गुस्सा आ रहा था। उसने आरुषि को अपनी तरफ झटके से खींचा और अपनी गन उसके सर पर सटाकर चिल्लाया, जल्दी कर, नहीं तो अभी के अभी इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। विशाल ऋषभ की बात सुनकर घबरा गया और ज्यों ही उसने साइन करने के लिए पेन को पकड़ा कि तभी ढेर सारी गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी। विशाल ने अपना सर उठाया तो देखा कि सामने ऋषभ का ही आदमी, जिसने अभी कुछ देर पहले आरुषि के सर पर अपनी गन लगा रखी थी, अब आरुषि को अपने एक हाथ से अपने आगोश में ले रखा था और एक हाथ से अपनी गन ऋषभ की तरफ पॉइंट कर रखी थी। अपने ही आदमी को अपने ऊपर ऐसे गन ताने हुए देखकर ऋषभ का दिमाग खराब हो गया। वो उस पर चिल्लाया, अरे पागल हो गया है क्या, अपनी गन मेरे ऊपर क्यों लगा रखी है? ऋषभ की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और ऋषभ बेवकूफ के जैसे उसकी तरफ देखता रहा। तभी उस आदमी ने हंसना बंद किया और आरुषि, जो उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए थी, को अपने से अलग किया और अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अनवय था। अनवय ने सामने देखा जहां अब भी ऋषभ उसे पागलों जैसे देखे जा रहा था। अनवय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी।
जो देखने से ही खतरनाक लग रही थी। अनवय ने ऋषभ को देखा और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूने इन लोगों को इतने साल तक कैद करके कैसे रखा। तेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि ये सब देखकर भी तुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं तेरा आदमी नहीं हूँ। अपने चारों ओर देख, तुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेरा एक भी आदमी है। अनवय की बात सुनकर जब उसने अपने चारों ओर देखा तो वहाँ उसके सारे आदमी मरे पड़े थे और उनकी जगह पर पुलिस के आदमी उस पर गन ताने खड़े थे। और उन सब के बीच में से निकलकर एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो शाश्वत था। अपने सारे आदमियों को मरा हुआ देखकर और पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। अपना खेल खराब होता देखकर ऋषभ ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, मगर इससे पहले कि वो वहां से भागता, विशाल ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ऋषभ को मारते मारते विशाल कमजोरी की वजह से गिरने लगा, मगर तभी अनु ने आकर उसे संभाल लिया। ऋषभ को तो इतने थप्पड़ खाकर दिन में ही चांद तारे सभी नजर आने लगे। अभी वो संभला भी नहीं था कि तभी अनवय ने उसे पकड़कर दोबारा उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और वहां से जाकर गिरा। तभी दूसरी तरफ से शाश्वत ने उसे पकड़ा और उस पर अपने हाथ साफ करने लगा। और बेचारा ऋषभ, कहाँ तो उसने विशाल की सारी दौलत हथियाने के सपने देखे थे और कहाँ वो इन दोनों के बीच में ढोलक बना कभी इधर से पिट रहा था तो कभी उधर से पिट रहा था। शाश्वत और अनवय जब उसे मार मार कर थक गए तो उसे छोड़ दिया और वो भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। इतनी मार खाकर बेचारा ऋषभ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके अगल बगल में उसके आदमी भी उसका साथ दे रहे थे। एसीपी शिवांश ने इन लोगों की हालत देखकर एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और कुछ देर बाद एम्बुलेंस में ऋषभ और उसके आदमियों को लाद कर वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इधर विशाल और अनु ने आरुषि को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन लोगों के साथ आरुषि भी रो रही थी। उन तीनों को इस तरह देखकर अनवय और शाश्वत एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ देर बाद विशाल ने खुद को संभाला और अनु और आरुषि को चुप कराया और अनवय और शाश्वत की तरफ देखने लगा। आरुषि जब उन दोनों की तरफ ध्यान दिया तो वो विशाल और अनु को लगभग खींचते हुए उन दोनों के पास ले गई और उनसे मिलवाते हुए बोली, ये बड़ी है। उसके इस तरह बोलने पर विशाल और अनु उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे तो आरुषि अपनी बात सुधारते हुए बोली, आई मीन अविका दी के हस्बैंड शाश्वत जीजू हैं। आरुषि की बात सुनकर विशाल और अनु एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मुस्कुराकर शाश्वत को अपने गले से लगा लिया। आरुषि ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और ये हैं अनवय सिंघानिया, अविका दी के बिजनेस पार्टनर। विशाल और अनु ने अनवय को भी धन्यवाद दिया कि उसने उनकी इस मुश्किल घड़ी में मदद की और फिर सभी लोग वहां से निकल अविका के घर के लिए निकल गए। उधर अविका उन लोगों के अभी तक कोई फोन न आने से परेशान हो गई। मिष्टी को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए कब से शाश्वत को फोन लगा रही थी मगर फोन लग ही नहीं रहा था। अब अविका अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। तभी उसके पैरों को दो छोटे छोटे हाथों ने पकड़ लिया। अविका ने नीचे देखा तो मिष्टी उसे पकड़े हुए टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। मिष्टी को देखकर अविका ने अपने आंसू पोंछे और मिष्टी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी तो अविका मिष्टी को गोद में लिए हुए ही नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। जब उसने नीचे देखा तो एक नौकर ने दरवाजा खोल दिया और अनवय, आरुषि, शाश्वत अंदर आए और सबसे लास्ट में उसके मम्मी पापा यानी कि विशाल और अनु अंदर आए। इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को अपने सामने देखकर अविका की आंखों में आंसू आ गए और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं विशाल और अनु भी सामने अविका को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अविका ने मिष्टी को गोद से नीचे उतारा और दौड़कर विशाल और अनु के गले जाकर लग गई और रोने लगी। विशाल और अनु ने अविका को ऐसे देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू बह गए। उन्होंने आरुषि को देखा जो एक तरफ खड़ी उन्हीं की तरफ देख रही थी। अनु ने उसकी तरफ अपने हाथ फैलाए तो आरुषि भी उनके गले से जा लगी। अविका और आरुषि इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को वापस पाकर बहुत खुश हो गईं। दोनों अपने मम्मी पापा को अपने साथ अंदर लेकर आईं और उन्हें उनके कमरे में फ्रेश होने भेज दिया। विशाल और अनु नीचे अपने कमरे में चले गए और उसके बाद अनवय ने भी
अब अपने घर जाने की बात की तो आरुषि, जिसके चेहरे पर इस वक्त हंसी खिल रही थी, वो थम गई और वो अनबय का चेहरा देखने लगी। तभी अनबय ने भी उसकी तरफ अपनी निगाह उठाई और उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसने अपनी नज़र हटा ली और शाश्वत और अबिका की तरफ मुड़ गया। वहीं अबिका ने अनबय की बात सुनकर कहा, अनबय थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की मम्मी पापा और आरुषि को ढूंढने में। अबिका की बात सुन अनबय बोला, इट्स ओके, हम बिजनेस पार्टनर्स होने के साथ साथ दोस्त भी तो हैं, तो मैं अपने दोस्तों को मुसीबत के समय कभी अकेला नहीं छोड़ता। अनबय की बात सुनकर अबिका और शाश्वत दोनों ही थोड़े इमोशनल हो गए और आरुषि तो एकटक उसके चेहरे को देखती रही। अनबय, अब मुझे चलना चाहिए। अनबय की बात सुनकर शाश्वत ने उसे रोकते हुए कहा, आज ही रुक जाइए, आप भी इतनी भाग दौड़ में थक गए होंगे, कल सुबह चले जाइएगा। शाश्वत की बात सुनकर अबिका ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उनकी बात सुनकर अनबय ने एक नज़र आरुषि को देखा, जो अब भी उसे ही देख रही थी, और फिर आज रात वहीं रुकने के लिए हाँ कर दी। शाश्वत उसे गेस्ट रूम में छोड़ने चला गया। अबिका अपने रूम में चली गई। आरुषि कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर वो भी अपने रूम में चली गई। शाश्वत अनबय को गेस्ट रूम में छोड़कर अपने रूम में आया तो वहां अबिका को देखकर उसके कदम ठिठक गए। वहीं अबिका, जो बेड पर बैठी हुई थी, शाश्वत को आया देखकर खड़ी हो गई। शाश्वत उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछा, आप यहाँ? अबिका, हाँ, वो मम्मी पापा यहीं हैं, और अगर उन्होंने हमें अलग अलग कमरों में सोते देख लिया तो बेवजह परेशान हो जाएंगे, और मैं उन्हें अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मौका देखकर मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगी, तब तक हमें एक ही कमरे में रहना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हुए अबिका के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। वहीं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर शाश्वत को लगा जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। कुछ दिनों के लिए शाश्वत कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो भूल ही गया था। उसने अबिका की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और टॉवल उठाकर बाथरूम में चला गया। शाश्वत के बिना कुछ कहे इस तरह से चले जाने से अबिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे लगा शाश्वत को अब भी उससे कोई प्यार नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ दिन बाद 3 साल पूरे होने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उनका रिश्ता भी खत्म होने वाला है। अबिका चुपचाप जाकर बेड के एक कोने पर लेट गई और कंबल को अपने सिर तक ओढ़ लिया और अपने मुंह पर हाथ रख सिसक उठी। शाश्वत बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा भीग रहा था और उसके कानों में अबिका की कॉन्ट्रैक्ट वाली बात घूम रही थी। उसकी आंखों के आगे अबिका के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और अबिका का प्यारा और खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने घूम गया। शाश्वत ने अपनी आंखें खोल दी और शावर बंद कर टॉवल उठा लिया। कुछ देर बाद शाश्वत लोवर और टी शर्ट पहने बाथरूम से बाहर आया। उसने सामने देखा तो अबिका बेड के एक साइड में कंबल को सिर तक ओढ़े सो रही थी। शाश्वत कुछ देर यूं ही खड़ा बेड की तरफ देखता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बेड की दूसरी साइड आकर धीरे से बेड पर सीधा होकर लेट गया और अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पर रख लिया और दूसरे हाथ को आंखों पर रख अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी उसे आंखें बंद किए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी उसके कानों में अबिका के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर शाश्वत ने झट से अपनी आंखें खोल दी और अबिका का कंबल हटाकर अपनी तरफ घुमाया तो अबिका की आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं और सूज गई थीं। अबिका को इस तरह देखकर शाश्वत तड़प उठा। अबिका की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। शाश्वत अबिका की हालत देखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अबिका रो क्यों रही है, मगर उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देख पा रहा था शाश्वत। अबिका भी शाश्वत को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है, जैसे अभी छोड़ेगी तो शाश्वत वहां से गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद अबिका शांत होती है तो शाश्वत उसे खुद से अलग करता है और उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ देता है और बहुत प्यार से बोलता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही थीं? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि आरुषि सही सलामत आ गई है और मम्मी पापा भी इतने सालों बाद वापस आ गए। शाश्वत की बात सुनकर अबिका कुछ देर खामोश रहती है और फिर अपना मुंह खोलती है, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। अब वो शाश्वत को कैसे समझाए कि वो इसलिए रो रही है। उसका और शाश्वत का साथ अब कुछ ही दिनों का है
और मिष्टी उसके बिना कैसे रहेगी, और वो भी तो मिष्टी के बिना कहाँ रह पाती है। ये सब सोचकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह जाते हैं। अबिका को फिर से रोता देखकर शाश्वत घबरा गया और घबराहट में उसने अबिका को डांट दिया, शट अप, जस्ट शट अप। ये क्या लगा रखा है तब से, किस बात पर इतना रो रही हो, पूछने पर कुछ बता भी नहीं रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। ये सब बोलते हुए शाश्वत की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसे अबिका का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाश्वत के इस तरह डांटने से अबिका और भी रोने लगी, तो शाश्वत ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में छुपा लिया। अबिका शाश्वत के सीने से लगी, रोने लगी और बोलने लगी, अब तो तुम चले जाओगे कुछ दिन में मेरी जिंदगी से कम जाते हुए मेरा दिल रखने के लिए ही बोल दो। शाश्वत को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आया, तो वह उसे खुद से अलग कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। अबिका ने जब शाश्वत का इस तरह से बिना किसी भाव के चेहरा देखा, तो उसे लगा कि शाश्वत सच में उससे प्यार नहीं करता, तो वह अपना हाथ उसे छुड़ाकर वहां से जाने लगी। तब शाश्वत ने अबिका को वहां से जाते हुए देखा, तो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अबिका सीधा उसकी बाहों में जा गिरी और उसकी आंखों में देखते हुए खो गई। शाश्वत ने अपने दोनों हाथों से उस पर अपनी पकड़ कस दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बताओ क्यों रो रही थी। अबिका उसकी आंखों में खोए हुए ही बोल उठी, आई लव यू। वहीं शाश्वत ये सुनकर पहले तो शॉक्ड हो गया और फिर जब उसे पूरी बात समझ में आई तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अबिका का सर अपने सीने से लगा लिया और अबिका ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। शाश्वत ने उसके कान के पास अपना चेहरा झुकाकर धीमी आवाज में बोला, आई लव यू टू। शाश्वत की आवाज कानों में पड़ते ही अबिका की बंद आंखें झट से खुल गईं और उसने अपना सर उठाकर देखा तो शाश्वत बड़े प्यार से उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान सजी हुई थी। अबिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अबिका एकटक उसके चेहरे को देखने लगी, जहां उसे अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, वही प्यार जो वह हमेशा देखना चाहती थी। मगर तभी उसे याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर 3 साल पूरा होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया गया तो उनकी शादी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर अबिका शाश्वत से दूर हो गई। उसके इस तरह दूर होने से शाश्वत अबिका को देखने लगा, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। शाश्वत को अपनी तरफ देखता पाकर अबिका ने अपना मुंह खोला, अगर कल तक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया गया तो हमारी शादी अपने आप खत्म हो जाएगी। अबिका की बात सुनकर शाश्वत ने फोन उठाकर किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद सामने से फोन उठाया गया तो शाश्वत बोला, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा दो। उधर से कुछ बोला गया तो शाश्वत ने ओके बोलकर फोन रख दिया और अबिका की ओर देखा तो वह उसी को देख रही थी। शाश्वत अबिका के पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रहेगा, अब सिर्फ मैरिज रहेगी, प्यार और खुशियों से भरी। शाश्वत की बात सुनकर अबिका उसके गले लग गई और अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। अबिका को इस तरह सुकून से अपने गले से लगे देखकर शाश्वत के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और उस पर अपनी बाहों का घेरा कसकर उसने भी अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। कभी न छोड़ने के लिए आरुषि अपने बेड पर लेटी हुई थी, मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जब बहुत कोशिश करने पर भी नींद नहीं आई तो वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बालकनी से आती हल्की हल्की हवा से आरुषि की आंखें अपने आप बंद हो गईं और हवा के साथ सुकून को अपने अंदर उतारने लगी। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी आवाज़ से उसने अपनी आंखें खोलीं तो नज़र सामने वाली बालकनी में चली गई, जहां अनबे खड़ा न जाने कब से उसे देख रहा था। अबिका भी उसे एकटक देख रही थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा, मगर उनकी खामोश आंखें जैसे एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। बहुत देर तक ऐसे ही रहने के बाद अनबे के कदम अपने आप आगे बढ़े, मगर उसके कदम रुक गए। नीचे देखा तो बालकनी की दीवार बीच में आ गई थी। उसने ऊपर देखा तो आरुषि उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। अनबे की आंखें उसे देखकर छोटी हो गईं। आरुषि को लगा कि अनबे शायद नाराज हो गया है, तो वह उदास सी अपने कमरे में वापस आ गई। तभी किसी ने उसके रूम का दरवाजा खोला
तो आरुषि ने अपनी निगाहें ऊपर की तो सामने अनबय खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे पता लगाना मुश्किल था कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। अनबय ने अपने कदम आरुषि की तरफ बढ़ाए तो आरुषि भी अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे जाते जाते आरुषि रुक गई, क्योंकि पीछे दीवार थी और उसके ठीक सामने अनबय खड़ा था। आरुषि के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सामने अनबय अपने दोनों हाथ ट्राउजर की पॉकेट में डाले खड़ा था और उसकी निगाहें आरुषि के चेहरे पर आते जाते भावों पर थी। अनबय ने अपना मुंह खोला। मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, 1 साल के लिए। अनबय की बात सुनते ही आरुषि, जो अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी, तुरंत अपना सर ऊपर उठाया और उसकी नज़र सीधा अनबय की नज़रों से जा मिली, जो आरुषि की आंखों में कुछ तलाश कर रहा था। शायद वही एहसास जो वह आरुषि के लिए महसूस करता था। आरुषि की आंखें देखते ही देखते आंसुओं से भर गईं। आरुषि को ऐसा लगा मानो उसका बहुत कुछ कीमती उससे दूर जा रहा हो। अनबय ने जब आरुषि की आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखने लगा। इस वक्त अनबय का चेहरा भावहीन नहीं था, उसकी आंखों में भी वही था जो आरुषि की आंखों में था, एक दूसरे से दूर होने की बेचैनी। अनबय ने आरुषि का चेहरा अपने हाथों में थामे हुए कहा, रोना बंद करो और मेरी बातें सुनो। अनबय की बात सुनकर आरुषि एकटक किसी मासूम बच्चे की तरह देखने लगी। आरुषि को ऐसे देखकर अनबय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो बहुत कम आती थी। अनबय ने आगे बोलना जारी रखा, मगर उसके पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने देखा तो आरुषि अभी भी एकटक उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी। अनबय, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? मैं नहीं जानता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझ रही हो या नहीं, मगर तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, खुद से भी ज़्यादा। इतना कि अगर तुम नहीं तो कोई नहीं, मैं भी नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? इतना बोलकर अनबय ने सामने देखा तो आरुषि अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। अनबय इससे पहले कि कुछ बोलता, आरुषि उसके सीने से लग गई और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। अनबय को अब कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आरुषि ने बिना बोले ही अपना जवाब उसे दे दिया। अनबय ने भी अपने हाथों को उठाया और आरुषि को थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अनबय ने आरुषि को अपने से अलग किया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और वहां से तुरंत अपने कमरे की तरफ चल दिया। मगर इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी दिखाई दे रही थी। अनबय के जाने के बाद आरुषि भी अपने बेड पर आकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अगले दिन अनबय आरुषि और बाकी सबसे मिलकर अपने घर चला गया और वहां से अपना जरूरी सामान लेकर एयरपोर्ट निकल गया। अभी उसकी फ्लाइट में टाइम था तो वह वेटिंग एरिया में बैठ गया और अपनी फ्लाइट का वेट करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट का अनाउंसमेंट होने लगा तो वह उठकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने गई तो उसके बढ़ते हुए कदम थम गए और वह एकटक सामने देखने लगा, जहां आरुषि खड़ी थी और अपनी भरी आंखों से उसे देख रही थी। आरुषि के साथ अविका और शाश्वत भी उसके दोनों ओर उसका हाथ थामकर खड़े थे। आरुषि को देखकर अनबय की आंखें भी हल्की सी नम हो गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनबय भी जाने से पहले आरुषि से मिलना चाहता था, मगर उसने कुछ सोचकर उसे फ़ोन नहीं किया। लेकिन अपने सामने से उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए। आरुषि ने अबिका और शाश्वत को देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर उसे जाने का इशारा किया तो आरुषि एक पल न गवाते हुए दौड़ गई और अनबय की बाहों में समा गई। उसके दोनों पैर हवा में उठ गए तो अनबय ने उसे गिरने से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसे कसकर थाम लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वहीं उन्हें देखकर अबिका और शाश्वत भी नम आंखों से मुस्कुराने लगे और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ देर यूं ही दोनों एक दूसरे को पकड़े खड़े रहे। फिर अनबय ने आरुषि को कंधे से पकड़कर थोड़ा दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर
उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अनबे के एहसास से आरुषि की आंखें बंद हो गईं और आंखों में ठहरे हुए आंसू गालों पर लुढ़क आए। अनबे ने उसके माथे से अपने होठ हटाकर उसके गालों पर बह आए आंसुओं को पोंछा और उससे अलग होकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया और आरुषि उसे जाता हुआ देखती रही। अबिका ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उसके गले लगकर रो पड़ी। अबिका ने उसे किसी तरह संभाला और शाश्वत के साथ उसे लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और कार में बैठकर वो लोग घर के लिए निकल गए। और इधर अनबे की फ्लाइट भी टेक ऑफ कर गई और अनबे विंडो से बाहर झांकने लगा। 1 साल बाद आज सुबह से ही AR मेंशन में चारों ओर चहल पहल थी क्योंकि आज मिष्टी का बर्थडे था। अबिका सारे नौकरों को बोलकर सभी तैयारियां खुद करवा रही थी। तभी शाश्वत विशाल और अनु के साथ वहां आया और उसके कंधे से पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और उसने जूस का गिलास उसके सामने कर दिया। ये देखकर अबिका ने ऊपर देखा तो शाश्वत उसे नाराजगी से घूर रहा था। ये देखकर अबिका ने अपनी आंखें मींच लीं और अपने चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लाकर शाश्वत को अपनी आंखें टिमटिमाती हुई देखने लगी। ये देखकर शाश्वत की नाराजगी पल भर में गायब हो गई और अपने हाथ में लिया जूस अबिका को पिलाते हुए वह कहने लगा, अब तुम ऐसे फेस बनाकर देखती हो कि मैं तुमसे ठीक से नाराज भी नहीं हो पाता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी। प्रॉमिस करो आगे से ऐसा नहीं करोगी। इतना बोलकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया तो अबिका ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, प्रॉमिस अब से ऐसा नहीं करूंगी और अपना और हमारे छोटू बेबी का ख्याल रखूंगी। तभी मिष्टी, जो अब थोड़ी और बड़ी थोड़ी समझदार हो गई थी, वहां आई और बोली, डोंट वरी पापा, मैं हूं ना, मैं मम्मा और छोटू बेबी का ख्याल रखूंगी। मिष्टी की बातें सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। तभी आरुषि भी अनबे को एयरपोर्ट से लेकर आती हुई बोली, मिष्टी ही क्यों, हम सब मिलकर दी और छोटू बेबी का ध्यान रखेंगे। और आकर अबिका के थोड़े फूले हुए पेट पर हाथ रखकर बोली, है ना छोटू बेबी। अनबे 1 साल बाद देखकर सभी उससे मिलने लगे और उसका हालचाल पूछने लगे। थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद अनबे अपने रूम में चला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वह रुका था। अब उसे उसके लिए ही अरेंज कर दिया गया था। फिर सभी पार्टी की तैयारियों में लग गए और अबिका को भी उसके रूम में आराम करने के लिए भेज दिया गया। शाम को सभी तैयार होकर अपने अपने रूम से बाहर निकले और पार्टी जहां पर हो रही थी वहां चले गए। मिष्टी एक प्यारी सी पिंक कलर की प्रिंसेस वाली फ्रॉक पहनकर हमेशा की तरह बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी और चहकते हुए चारों ओर देखकर खुश हो रही थी। उसे एक तरफ से शाश्वत ने और दूसरी तरफ से अबिका ने पकड़ रखा था। वह दोनों भी किसी से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कोई और ही था और वह थे आरुषि और अनबे। जहां आरुषि ने ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन पहन रखा था, वहीं अनबे ने भी फुल ब्लैक कलर में 3 पीस सूट पहन रखा था। कुछ देर बाद मिष्टी ने केक कट किया और सभी उसे गिफ्ट देने लगे और मिष्टी भी खुश होकर सबसे गिफ्ट लेकर उन्हें थैंक यू बोल रही थी। तभी अबिका माइक हाथ में लिए स्टेज पर आई और स्पॉटलाइट उस पर फोकस हो गई। अबिका ने बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ हमारी मिष्टी के बर्थडे में आए और हमारी खुशियों में शामिल हुए, उसके लिए आप सबका थैंक यू। लेकिन पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है और उसके साथ ही आप सबके लिए और हमारे दिल के करीब 2 खास लोगों के लिए भी एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तो देर न करते हुए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मेरी प्यारी सी सिस्टर आरुषि और हमारे बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड अनबे को। अनबे तो ये बात सुनकर सामान्य रहा, मगर आरुषि का मुंह आश्चर्य से खुल गया। अनबे जो उसके पास ही खड़ा था, उसने अपने हाथ से उसका मुंह बंद किया, अपना हाथ उसके सामने कर दिया। आरुषि ने सबको देखकर खुद को नॉर्मल किया और अनबे का हाथ पकड़ मुस्कुराती हुई स्टेज की तरफ चली गई, मगर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अनबे और आरुषि स्टेज पर गए तो अबिका ने कुछ लोगों को भेजकर 2 थालियां मंगवाईं, जिनके बीचों बीच 2 चमचमाती हुई डायमंड रिंग्स रखी हुई थीं और उसके चारों ओर थालियों को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। तब तक शाश्वत, मिष्टी और विशाल, अनु सभी वहां आ गए।
अबिका ने आगे बोलना शुरू किया और वह सरप्राइज ये है कि आज आरुषि और अनबय की एंगेजमेंट है। ये सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया था। आरुषि ने तो आश्चर्य और खुशी से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसने सामने देखा तो अनबय मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अबिका ने आगे बढ़कर एक थाल में से रिंग उठाई और आरुषि के सामने कर दिया। वहीं शाश्वत ने भी दूसरी रिंग लेकर अनबय के सामने कर दी। अनबय ने रिंग ली और आरुषि के सामने अपना एक हाथ फैला दिया और तब आरुषि को होश आया और उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अनबय के हाथों में दे दिया और अनबय ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर रिंग उसे पहना दी और फिर आरुषि ने भी अबिका से रिंग लेकर अनबय को पहना दी। इसी के साथ सभी तालियां बजाने लगे और अनबय ने आरुषि का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपने होठ उसके माथे पर रख दिए और उसे अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।